हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। हमने ऊपर सारा का सारा जो भी प्रीवियस टॉपिक्स थे वो क्लियर किए थे। अब इस पार्ट में फॉरेन ट्रेड से स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस द एशियन टाइम। प्राचीन समय से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था इंडिया, ठीक है, व्यापारिक नेशन था। But the restrictive policy of the commodity production, trade and the tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure। बट जो पॉलिसी बनाई थी कॉलोनियल, ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब जो टैरिफ वगैरह लगाए गए थे, तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर वगैरह था, कंपोजिशन एंड द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बिल्कुल लगभग ख़त्म होता रहा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ ए प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज द रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट etc। उसके बाद सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन गया, ठीक है। सिर्फ एक रॉ मटेरियल सिर्फ निकालना शुरू कर दिया, वो भी ब्रिटेन के लिए सिर्फ, जिसमें रॉ सिल्क, कॉटन, ठीक है, रुई, वूल, शुगर, इंडिगो वगैरह सब चीज़ें हुई। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अब मेनली जो इन्होंने यही काम किया था कि रॉ मटेरियल जो गुड्स थे वो अपने वहाँ ले जाकर फिनिश गुड्स इंडिया में लाकर एक मार्केट बनाना और अपने आप को मतलब एक तरीके से जो भी फिनिश गुड्स वगैरह हुआ करते थे वहाँ यहाँ बेचना और अपना पैसा वापस ब्रिटेन पहुँचा देना। आगे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया। एक तरीके से इन्होंने मोनोपोली रख ली थी इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर, ठीक है। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड। और इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल एक तरीके से इनके हाथों में चला गया था, ठीक है, टू ब्रिटेन वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद द फ्यू अदर कंट्रीज। मेनली जो फॉरेन ट्रेड वगैरह हुआ करता था ब्रिटेन से ही होता था, बाकी थोड़ा बहुत जो अलाउ था इनको चाइना, श्रीलंका और रशिया से होता था, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल बनने की वजह से फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड। जब स्वेज कैनाल बनी उसके बाद तो समझ लो कि पूरा का पूरा लगभग कंट्रोल इंडिया का फॉरेन ट्रेड इसी पर आ गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। इनका मेन काम ये था कि कॉलोनियल रूल का कि इंडिया का जो ट्रेड है थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड में कि जनरेशन ऑफ द लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस बिल्कुल लार्ज लेवल पर हो चुका था, ठीक है, सरप्लस पर। बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। इस सरप्लस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चा आ रहा था कंट्री की इकोनॉमी पर, सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ पर। बाकी जो भी जो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें होती है, एक तरीके से रॉ मटेरियल क्या है, कॉलोनियल रूल जो था वो जैसे कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, सिल्क वगैरह हो गया, वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करवा रहे थे। और जो खाने पीने की चीज़ें उन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लॉथ्स, कैरोसिन etc वर स्केयरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनकी मिलने में, ठीक है। फर्दर मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड और सिल्वर इनटू इंडिया। अब मेनली क्या है कि फ्लो इनका तो था, एक तो इनकी कमी थी, बट जो सरप्लस एक था गोल्ड का और सिल्वर का था, ये तो इन्होंने अपने पास समझ लो सेव करके रखा हुआ था। ये किस लिए यूज़ होता था इनका? दिस वाज यूज टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन अकर्ड
बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ था, इसमें एक ऑफिसर रखा हुआ था जो कि इनके जो खर्चे हैं, खर्चे किस चीज़ के थे, एक्सपेंसेस ऑन द वॉर, ठीक है, अगेन फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि वॉर होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी सी देश से लड़ती थी, ठीक है, उसके खर्चे उठाने के लिए ये गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे, ताकि दूसरी कंट्री को गोल्ड और सिल्वर देकर उसके बदले में क्या, वेपन्स ले ले, ठीक है ना, आइटम्स वगैरह ऑफ ऑल विच लेड टू द ड्रेन ऑफ द इंडियन वेल्थ, और इसकी वजह से और भी इंडियन जो वेल्थ थी काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान हुआ। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी कंडीशन। इंडिया की डेमोग्राफी कैसी थी। वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने पहली बार जो सेंसस जनगणना कराई थी 1881 में, दो सफरिंग फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशंस इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि अनइवननेस थी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ। एवरी 10 years सच सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट। हर 10 साल में इन्होंने, जो कि इसी तरीके से सेंसस ऑपरेशंस जो है कैरिड आउट हुआ, चलता आगे बढ़ा। 1921 से पहले इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले जो फर्स्ट स्टेज पर था, ठीक है, द सेकंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, और उसके बाद सेकंड जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ 1921 में। इसमें हुआ क्या कि जो कि इंडियन पॉपुलेशन थी, ठीक है, इसकी ग्रोथ रेट जो थी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी एक तरीके से, ठीक है। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर वर ऑल्सो नॉट क्वाइट इंक्रीजिंग। जो सोशल मतलब इंडिकेटर थे एक तरीके से जैसे हेल्थ से रिलेटेड या लिटरेसी से रिलेटेड, वो एक तरीके से अच्छे नहीं थे, ठीक है। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल जो था वो लेस था, बिल्कुल 16%, बिल्कुल 100 में से जो कि 16% जो कि पढ़े लिखे थे आउट ऑफ द फीमेल लिटरेसी लेवल। इसमें से भी जो 16 में से जो फीमेल थी वाज एट द निग्लिजिबल लो, वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी जो फीमेल थी, ऑफ अबाउट 7%, जो कि 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर आइदर अनअवेलेबल, ठीक है ना, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, ठीक है, टू द लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए। और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट, अगर जो अवेलेबल थी बहुत ही कम मात्रा में थी। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयर बॉर्न डिजीज फॉर रैम्प एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। मेनली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और जो बीमारियां होती थी वो थी पानी से और हवा से होने वाली बीमारियां। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, ठीक है, लाइफ को। नो वंडर ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। जो मोर्टेलिटी रेट था, मतलब कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही मर जाते हैं, उसका जो रेट था बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर था। पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज क्वाइट अलार्मिंग, मतलब कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक लेवल पर था। अबाउट 218 पर 1000 टू कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि 1000 बच्चों में पैदा हुए बच्चों में 218 जो है पैदा होते ही मर जाते थे, टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी ऑफ 28 पर 1000। बट आज के टाइम में जो कि 1000 में से 28 हुए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो। उस टाइम जो लाइफ थी
32 साल ज़्यादा से ज़्यादा थी, बट आज के टाइम में जो कि 69 साल तक हो चुकी है। इट इज़ द absence of the reliable data. It is the difficult to specify the extent of the poverty at that time, but there is no doubt the extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed which contributed to the worsening profile of India's population of time. अब मेनली उस टाइम एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा, एक तो गरीबी भी थी, ठीक है, और साथ में इस चीज़ को मतलब जो कि ऐसा हाल करा गया था जो कॉलोनियल रूल ने, कि एक तरीके से बिल्कुल ही आखिरी लेवल पर पहुंच चुकी थी, जो कि गरीबी इंडिया की पॉपुलेशन की उस टाइम पर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या हुए वो जानेंगे। ड्यूरिंग द colonial period, the occupational structure of India, distribution of working person across different industry and the sector। कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था काम करने वाले लोगों का, कई तरीके से सेक्टर में लोग काम करते थे। शो लिटिल साइन ऑफ चेंजेस, द एग्रीकल्चर सेक्टर काउंटेड। थोड़े से चेंजेस आने लग गए थे, शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, मतलब कि एक तरीके से एग्रीकल्चर से अदर सेक्टर्स पर। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स which usually remain at a high of 70 to 75%, while the manufacturing मेनली जो लार्जेस्ट शेयर था, सबको पता ही है, एग्रीकल्चर पर था, ठीक है, परसेंट, while the manufacturing and the service sector counted for only 10, 15, 20% respectively. Another striking aspect was the growing regional variation. अब रीजनल वेरिएशन भी स्टार्ट हो गए थे। पार्ट्स ऑफ दैन मद्रास प्रेसिडेंसी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जानी जाती थी, आज प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश एंड केरला एंड कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंट ऑन द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या हुआ था, वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर पर है, डिक्लाइन मतलब कम होना शुरू हो गया था, ठीक है, सेक्टर विद ए कंज्यूमर रेट इंक्रीजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ज़्यादा, सेक्टर में ज़्यादा जाने लग गए थे। हाउएवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर, बट कई जगह जो शेयर था वर्कफोर्स का वो अब एग्रीकल्चर की तरफ भी बढ़ रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट सच एज द उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, और यहाँ पर जो ज़्यादातर आपका वर्कफोर्स एग्रीकल्चर की तरफ था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का था अंडर द colonial regime? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप। उन्होंने कुछ तो काम किए, बट हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल, बट इनका जो मेन मोटिव था, रियल मोटिव जो था, ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं था, ठीक है, इनका मेन था अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना, ठीक है, बट द सब सब सर वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है ना। रोड कंस्ट्रक्टेड, इन्होंने रोड बनाए इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट टू द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। The road that were built primarily serve the purpose of the mobilizing the army within India and the drawing out the raw material
इनका रोड बनाने का मेन पर्पस ये था कि अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करना, ले जाना, और साथ में रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कंट्री साइड, ठीक है ना, टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और द पोर्ट टू सेंड दिस फार अवे इंग्लैंड और द लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन, ठीक है ना। इनका मेन मोटिव यही था, ये पोर्ट्स, ये रेलवे वगैरह बनाने का, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इंग्लैंड तक या दूसरी इनकी जो कंट्रीज थी वहाँ तक इनको पहुँचाना सामान को। देयर ऑलवेज रिमेन एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड टू रीच आउट टू द रूरल एरिया। मेनली ये जो सड़कें वगैरह बनाते थे, ये ज़्यादातर अपना अर्बन एरियाज़ में, मतलब सिटी वगैरह एरिया में बनाते थे। गांव वगैरह एरिया में बिल्कुल नहीं बनाते थे, क्योंकि इनको पता था वहाँ पर इनका कोई काम नहीं बनेगा कोई किसी तरीके का कोई भी वहाँ पर डेवलपमेंट काम नहीं होता था। नेचुरली देयर फॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दिस एरिया, उस टाइम में ज़्यादातर लोग क्या वहाँ पर रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे। मोस्टली लिविंग दिस एरिया सफर्ड ग्रेवियसली ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट एंड द फेमाइन। अब जब सड़कें नहीं होती थी तो मेनली जो वहाँ के लोग जो सफ़र करते थे, जो परेशानी झेलते थे, जब एक तरीके से अकाल पड़ता था या जो क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादातर ख़राब हो जाती थी या बाढ़ वगैरह जब आती थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। 1850 में रेलवे लेकर आया ब्रिटिश, एंड इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का ही माना जाता है रेलवे लाने का। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वे। दो तरीक़ों से इंडियन इकोनॉमी पर रेलवे ने काफ़ी इफ़ेक्ट छोड़ा। ऑन द वन हैंड इस इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। एक तो लोगों ने क्या किया, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह लंबे सफ़र करने लग गए, ठीक है। एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल कल्चर बैरियर, जो उनके जोग्राफिकल कल्चर बैरियर थे वो भी हटे, ठीक है। ऑन अदर हैंड इट फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमिक इन इंडिया। साथ में जो कि आपके गाँवों तक जो एग्रीकल्चर इनका रहता था, इन्होंने अब एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब बाहर भेजना शुरू कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, इनका एक्सपोर्ट। बट इट्स बेनिफिट रेयरली अकर्ड टू द इंडियन पीपल। बट इसका फ़ायदा बहुत रेयर ही मिला, बहुत कम मिला इंडियंस को। द सोशल बेनिफिट विच Indian people gained owning the introducing the railway were thus outweighed by the country's huge economic loss. Along with the development of the road and railways, the colonial dispensation also took measure for the developing in the inland trade and sea lanes. इन्होंने मेनली जो जो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने रेलवे के साथ साथ रोड भी, और आपका जो सी लेन्स, जो बोट्स वगैरह चलती है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब बनाए थे। बट दिस मेजर वर फार सेटिस्फैक्ट्री। बट जो पोर्ट्स वगैरह थे, जो नदियों को जो बोट्स वगैरह चलते थे, उससे अच्छा जो सेटिस्फैक्शन मिलता था वो रेलवे लाइन से था, ठीक है। द इनलैंड वाटर वेज, उस टाइम जो वाटर वेज था एट टाइम ऑल्सो प्रूव अनइकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट। वो ज़्यादा अनइकोनॉमिकल थी, मतलब कि
जो कि रेलवे से आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते थे, बट जो बोट के थ्रू काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होता था, जो कि कॉस्ट ऑफ उड़ीसा की तरफ था। थ्रू द कैनाल वाज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट, बट जो कैनाल बनाई गई थी काफ़ी ह्यूज कॉस्ट से बनाई गई थी। कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सचेंकर, येट इट फेल्ड टू compete विद द रेलवेज। बट जो ये बनाई गई थी आपका कोस्ट कैनाल, एक सेकेंड, कोस्ट कैनाल, बट ये compete नहीं कर पाई रेलवेज को, विच सोन traversed the region running parallel to the canal and the had to be ultimately abandoned। अब मेनली इसी वजह से उसके बाद कुछ टाइम बाद ये साथ साथ चल नहीं पाई, तो जो कैनाल था उसके बाद इसको अल्टीमेटली अबंडेंट मतलब कि बंद कर दिया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, साथ साथ इन्होंने टेलीग्राफ भी चलाया इंडिया में। सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अपना जो मैसेजेस वगैरह आगे भेजने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। द पोस्टल सर्विस, अब ये पोस्टल सर्विसेज जो शुरू की थी। ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूज़फुल पब्लिक पर्पस, बट ये जो पोस्ट था ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था पब्लिक के लिए। रिमेन ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। और सबसे अब इसका कंक्लूजन क्या निकला आखिरी में, बाय द टाइम ऑफ इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। करीबन इन्होंने 200 साल जो राज किया वो सबको पता ही था, किसी तरीके से जो इकोनॉमी को मतलब इन्होंने अपने लिए ही यूज़ किया। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सैडल्ड विद द सरप्लस लेबर एंड द एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर का हाल था वो ये क्या करके गए थे सबको पता ही था, ठीक है। लेबर बहुत ज़्यादा थी और जो प्रोडक्टिविटी थी फार्मिंग की वो बहुत ज़्यादा लो थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज कैरिंग फॉर द मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब मेनली जो मॉडर्नाइजेशन थी, डाइवर्सिफिकेशन थी, जो बिल्डिंग कैपेसिटी वगैरह जो थी वो इंक्रीज़ करनी थी, इन्वेस्टमेंट करना था काफ़ी ज़्यादा। फॉरेन ट्रेड वाज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द ब्रिटेन। हमारा जो फॉरेन ट्रेड था सिर्फ उन्हीं को खिलाता रहा। जो ब्रिटेन में रेवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्रियल, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल था, हमने मेनली फोकस इन्होंने यही किया, ब्रिटिशर ने, कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल इनके पास जाता रहे और अपना फिनिश गुड्स बेचते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द फेम रेलवे नेटवर्क इन्होंने दिया। नीडेड अपग्रेडेशन थी इसके लिए, रेलवे के लिए जो रेलवे नेटवर्क था। एक्सपेंशन एंड द पब्लिक ओरिएंटेशन, इसका एक्सपेंशन करना था और बढ़ाना था, ठीक है। प्रिवलेंस ऑफ द रैम्प्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गरीबी छोड़ के गए थे और नौकरियों की काफ़ी कमियां थी। रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। इन नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर इकोनॉमिक वर एनॉर्मस। मतलब कि जब ये गए तो एक तरीके से मरी हुई इकोनॉमिक हमारे पास छोड़ के गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, ठीक है। तो अभी ओवरऑल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो होप तो आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ एक नए चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।